एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानीराम डाल। दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फार्म कॉस्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी जो खेत की लागत है और इन लागतों के वर्गीकरण की बात करेंगे। अगर आपने कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा फार्म कॉस्ट और इट्स क्लासिफिकेशन में से, यानी जो खेत की लागत है, फार्म की लागत है तथा उन लागतों के वर्गीकरण से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे होंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप पूरी का पूरा यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। और एक और दो क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो, अगर एक लेक्चर से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन जिन के भी एग्रीकल्चर के सिलेबस में ये जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है तो समझ लो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट अप होना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? सिंपल अगर वर्ड्स के अंदर मैं बताना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि हमने जैसे ये चीज प्रोड्यूस करनी है, मान लो ये अपना गुड्स है ए, इसको हम प्रोड्यूस करने के लिए जितना खर्चा करेंगे, यानी जैसे मान लो कि हमें वहां कोई इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए जगह की जरूरत है, या खेत में प्रोडक्शन करने के लिए खेत की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, सीड यानी बीज की जरूरत है, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक वगैरह की जरूरत है, खरपतवारनाशी की जरूरत है, पेस्टिसाइड की जरूरत है। तो इनके लिए जितना अपना खर्चा लग रहा है उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको अपने क्या बोल देते हैं? कॉस्ट बोल देते हैं। सिंपल मीन्स तो ये हुआ, ठीक है। मतलब रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ फंड यूज इन प्रोडक्शन, यानी किसी चीज के प्रोडक्शन के अंदर अपने को कितना खर्च करना पड़ रहा है वो क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी, है ना। अब हम बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से, तो कॉस्ट रिफर टू द मनी वैल्यू। मतलब कॉस्ट क्या है? वो मनी वैल्यू है ऑफ एफर्ट एक्सपेंडेड और sacrifice made in producing a commodity or rendering a service or achieving a specific objective। मतलब कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मनी की वो अमाउंट है, पैसे की वो मात्रा है जो हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या कोई सर्विस देने के लिए हमें खर्च करनी पड़ती है एक विशेष उद्देश्य के अंतर्गत, तो उसको अपनी क्या बोल देते हैं? कॉस्ट बोल दिया जाता है। ये कॉस्ट की डेफिनेशन होगी। इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करें तो और भी डेफिनेशन दे सकते हैं। कॉस्ट मीन्स द टोटल एफर्ट, sacrifice and extraction involves in the production of commodity, while expenses of production signify only money cost। देखो यहाँ पे गौर करना, इकोनॉमिक्स की जो टिपिकल डेफिनेशन है वो क्या है? कॉस्ट मीन द टोटल एफर्ट, टोटल एफर्ट या जो भी हमारा सेक्रीफाइस है ना, एंड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। मतलब इसमें किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए हमारा जो एफर्ट लगा, जो हमने सेक्रीफाइस किया पैसे के मामले में, और जो हमने एक्सट्रैक्शन किया, तो ये चीज हमने किस लिए की? किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए की, तो उसको अपने क्या बोल देंगे? कॉस्ट बोल देंगे। और अपने इसका महत्व कब समझते हैं? जब हम इसकी पैसे से बात करते हैं, रुपीज से बात करते हैं, तब अपने इसका महत्व समझते हैं। यानी कॉस्ट अपने किससे निकालते हैं? पैसे से निकालते हैं। द रिसोर्सेज और इनपुट्स, हमने पीछे पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन वाला टॉपिक अगर हमारे ध्यान में है तो इससे कॉस्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन जब तक आपके दिमाग में नहीं है तब तक आपको कॉस्ट समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अपने कोशिश करते हैं कि आप इसको पूरे का पूरा समझें। अगर आपने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा हुआ है तब तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो अपने ट्राई करते हैं, कुछ आपको समझ में आएगा। अगर पढ़ा हुआ है तो 100% आपको समझ में आए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। रिसोर्सेज और इनपुट्स, द रिसोर्सेज और इनपुट्स यूज इन द प्रोडक्शन में भी, जो रिसोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के, या इनपुट जिनको अपने बोल दिया, या प्रोडक्शन के फैक्टर बोल दिए, ये दो तरह के होते हैं जनरली अपने। जैसे पॉली पीरियड रिसोर्सेज और मोनो पीरियड रिसोर्सेज। अपने खेत की काम बात कर लेते हैं। ये हमारा फार्म है। इस फार्म में अपने प्रोडक्शन करने के लिए हमने ट्रैक्टर खरीदा। क्या ट्रैक्टर एक ही फसल के लिए हमने खरीदा? ऐसा तो नहीं है, उस फसल के बाद उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो ऐसे रिसोर्सेज
जो एक बार अपने खरीदने के बाद वो लंबे चलते हैं, तो अपने उनको क्या बोलते हैं, पॉली पीरियड रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, मशीनरी वगैरह है, ये पॉली पीरियड रिसोर्सेज में आते हैं। दूसरा होते हैं मोनो पीरियड रिसोर्सेज। मोनो पीरियड रिसोर्सेज जो एक ही बार उपयोग में हो, जैसे बीज लाए, बीज तो हमने ला के ग्रो कर दिए, उगा दिए ना, सॉविंग कर दी उनकी, तो वो बीज अगली बार तो नहीं काम, वो तो जर्मिनेट हो गए। ऐसे ही फर्टिलाइजर है, ऐसे ही पेस्टिसाइड है, तो ये मोनो पीरियड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो अब पॉली पीरियड रिसोर्सेज पे भी अपने खर्चा होता है, जैसे लैंड है और उसके अलावा जैसे मशीनरीज वगैरह है, ट्रैक्टर वगैरह है। मोनो पीरियड जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है ना, ये सारी चीजें हैं, या इरिगेशन पे जो कॉस्ट वगैरह, ये मोनो पीरियड रिसोर्सेज में आते हैं। तो इनके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा। इनको प्राप्त करने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं और इसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, कॉस्ट बोल देंगे। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का वर्गीकरण यानी लागतों का वर्गीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत आसानी से समझना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझना है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर अपने रखते हैं फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? देखो, फिक्स कॉस्ट जो होती है उसको अपने संक कॉस्ट या फिर सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। जो फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, स्थिर लागत। इसको अपने संक कॉस्ट या सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोल देते हैं। कई बार सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है संक कॉस्ट कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट कौन सी होती है, तो फिक्स कॉस्ट को ही कहा जाता है। अब बात आती है फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है। देखो, फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद द चेंज इन आउटपुट। जैसे मान लो हमने फार्म लिया 10 हेक्टेयर का, ये एक बार हमारी इसकी कॉस्ट लगी। अब इस 10 हेक्टेयर पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कभी आप अच्छे इनपुट्स इसमें डालकर प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, प्रोडक्शन कई बार अच्छा मैनेजमेंट नहीं करते, कम हो जाता है। तो अब जो आपने ये जो मतलब एरिया लिया है, इसकी आपकी कॉस्ट फिक्स है, चाहे आपने रेंट पे लिया है, चाहे आपने क्या है खरीद लिया है, इसकी कॉस्ट फिक्स है। आप प्रोडक्शन ऊपर नीचे होगा तो इसकी कॉस्ट नहीं बदलने वाली, इसकी कॉस्ट लग चुकी है, यानी पास्ट में क्या हो चुकी है, डिसाइड हो चुकी है कॉस्ट, फ्यूचर में अब ये नहीं बदल सकती। पास्ट में डिसाइड हो चुकी है आपके लिए, और फ्यूचर के में आपके डिसीजन की वजह से ये नहीं बदलने वाली है। तो इस तरह की जो कॉस्ट होती है, जो उत्पादन के हिसाब से या प्रोडक्शन के हिसाब से जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, फिक्स कॉस्ट बोल दिया जाता है। जैसे जमीन का, लैंड का जो पैसा है, जमीन का जो टैक्स है, या फिर हमने जमीन लेने के लिए जो पैसे लिए थे या कुछ भी है उसका इंटरेस्ट है, या फिर हम इंश्योरेंस वगैरह कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस वगैरह करवा रहे हैं, उसका जो चार्ज लग रहा है, ये सब किस में आते हैं, फिक्स कॉस्ट में। लैंड लैंड का रेंट है, लैंड का टैक्स है, इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, तो ये सारी चीजें किस में आती है, फिक्स कॉस्ट के अंदर आती है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को अपने प्राइम कॉस्ट भी बोला जाता है, ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। देखो, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इंक्रीज विथ द लेवल ऑफ आउटपुट, सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, सो मैनी। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास ये 10 हेक्टेयर जमीन है, आपने इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का सीड डाला जिसका प्राइस ज्यादा लगा, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट्स के लिए आपने चाहे फर्टिलाइजर पे खर्चा किया, चाहे मैन्योर पे खर्चा किया, आपने खर्चा ज्यादा किया तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर आप कम उपयोग करोगे तो आपका प्रोडक्शन कम होगा। आपने इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, रोग कीट वगैरह के नियंत्रण के लिए अच्छा खर्चा किया तो अच्छा प्रोडक्शन उड़ाओगे। यानी जैसे जैसे आप क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे अपना प्रोडक्शन आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कौन सी कॉस्ट कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। सीड है, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, इरिगेशन पे आप खर्चा कर रहे हैं, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज कंट्रोल पे आप खर्चा कर रहे हैं, ये सब किस में आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें कैश और नॉन कैश, कैश कॉस्ट एंड नॉन कैश कॉस्ट, है ना। कैश किसको बोलते हैं, नकदी को बोलते हैं अपने, नकदी लागत और बिना नकदी लागत की बात करें। कैश कॉस्ट आर द incurred when the resources are purchased and used immediately in production process। देखो, कैश कॉस्ट क्या होती है, जब आप कोई चीज पैसे देके तुरंत खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, तो आप पैसे देके तुरंत आपको खरीदते हैं जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, और आपने उसको तुरंत खरीद के मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस किया आपने, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, कैश कॉस्ट बोलेंगे। नॉन कैश कॉस्ट कौन सी होती है, नॉन कैश कॉस्ट are the incurred when the resources are not purchased but is used in production process, like depreciations and payments of the resources owned by the farmer। देखो, नॉन कैश पेमेंट, लागत लग तो रही है लेकिन दिख नहीं रही है, पैसा नहीं देना पड़ रहा है अभी,
जैसे अपनी लैंड है, लैंड का खर्चा तो लगता है ना, उसका रेंट तो लगता है, लेकिन हमें अभी वो शो नहीं है, उसको परचेज नहीं करना पड़ रहा है आपको। जैसे आप मशीनरी लेके आए, उस मशीनरी का घिसाव तो हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो तो कम होती जा रही है, तो पैसा तो वहां से कट रहा है, लेकिन आपको कैश तो नहीं देना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो कैश कॉस्ट होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, नॉन कैश कॉस्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, देखो सबसे पहले मैं बात करूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज एक्चुअली इंकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब वास्तविक और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब अवास्तविक। प्रॉपर इन्हें हिंदी में किस टर्म से यूज करते हैं, मैंने लास्ट में हिंदी के नोट्स भी ऐड किए हैं, अपने देख लेते हैं। देखो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की बात करें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है स्पष्ट लागत और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है अस्पष्ट लागत। तो ये मैंने यहाँ हिंदी में टर्म्स देखने के लिए और आपको बताने के लिए यहाँ पे इस स्लाइड का उपयोग किया है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, स्पष्ट लागत। किसी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए जो लागत अपने को स्पष्ट लगानी पड़ती है, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, या फिर हमें मान लो कोई चीज पेस्टिसाइड वगैरह लाने के लिए, या कोई व्हीकल वगैरह रेंट पे लाने, कोई मशीनरी रेंट पे लाने के लिए जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, यानी स्पष्ट लागत है। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी अस्पष्ट लागत आर जस्ट अपोजिट टू द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द ऑर्गेनाइज्ड डज नॉट डायरेक्टली incur them but they are the implied in nature which does not involve in cash payment। ऐसी जो मतलब लागत जिनको अपने कैश पेमेंट में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, जैसे मान लो एक फार्मर है, उसके 6 फैमिली मेंबर है, वो 4 खेत में काम करने जाते हैं, उनको पैसा तो नहीं देना पड़ता ना, कैश पेमेंट तो नहीं देनी पड़ती, लेकिन काम कर रहे हैं, उस काम की वैल्यू तो है, वो लागत तो है अपने आप। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालोगे, तब आप उनको अपने इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा ना, उन्होंने भी तो काम किया, उनका भी तो, अगर वही काम कहीं दूसरी जगह करके आते तो पैसे कमा के लाते, जाहिर सी बात है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है जिसको अभी देना नहीं पड़ रहा है, कैश नहीं देना पड़ रहा है, वो इम्प्लिसिट है, अस्पष्ट है, दिख नहीं रही है जरूर। लेकिन एक्सप्लिसिट जेब से पैसा लगेगा, आपका दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, तो वो कौन सी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट कॉस्ट, चौथा जो क्लासिफिकेशन है। तो अपने सबसे पहले बात करें डायरेक्ट कॉस्ट। देयर आर सम कॉस्ट व्हिच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ द गिवन प्रोडक्शन। देखो कुछ ऐसी कॉस्ट है जो क्या है मतलब आपको डायरेक्ट दिखती है। जैसे डायरेक्ट आप देखोगे जी इतना बीज डाला इसके अंदर, जी हमने इतना इसमें फर्टिलाइजर डाला, इतने का हमने पेस्टिसाइड डाला, इतनी इसमें लेबर लगाई, ये खर्चा हुआ, ये डायरेक्ट आपको दिखेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, देयर आर सर्टेन कॉस्ट लाइक द डिप्रिकेशन। डिप्रिकेशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, डिप्रिकेशन ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग। जैसे मान लो कि अपनी बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसके अंदर अपने काम कर रहे हैं, तो उसका रख रखाव, घिसाव, रेंट, तो वो क्या है, मतलब उसका पैसा तो बन रहा है लेकिन हमें देना नहीं पड़ रहा, इसलिए हमें डायरेक्ट नहीं लग रहा है। वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, बिजली का जो चार्ज है, आपने खेत में क्या है, गेहूं भी लगा रखा है, सरसों भी लगा रखा है, मूंगफली भी लगा रखी है, कुछ भी लगा रखा है XYZ, तो उसमें क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो खर्च हो रही है, लेकिन किसके लिए कितनी खर्च हो रही है ये तो आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ना, वो तो आप कॉमन चार्ज पे कर रहे हैं, तो वो क्या है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसके अलावा जैसे उसको मैनेज करने के लिए किसी फर्म को, या फिर मैं बात करूं फार्म को मैनेज करने के लिए, या किसी फर्म कंपनी को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव की जरूरत होती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव की अपनी कॉस्ट लगती है, कुछ स्टेशनरी का चार्ज लगता है, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट में नहीं आता, वो किस में आता है, इनडायरेक्ट। वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में आपको नहीं खर्चना पड़ रहा है, वो आप प्रोडक्शन नहीं ले रहे होते तो भी कुछ ना कुछ तो आपको खर्चना, दूसरा प्रोडक्शन ले रहे होते तो भी आपको खर्चना पड़ता, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है, इसलिए उसको अपने क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट और दूसरी होती है वर्सेस सोशल कॉस्ट। देखो प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट दैट द एक्यूर डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल ऑफ फर्म इंगेज इन रिलेवेंट एक्टिविटीज। कोई फर्म का मालिक है या कोई खेत का मालिक है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए उस खेत में, उस खेत के लिए कुछ पैसा खर्चना पड़ रहा है ना, उस खेत में उसको पैसा खर्चना पड़ रहा है, वो निजी है, उसकी जमीन, मतलब जो जमीन है वो उसकी निजी है, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी एक तरह से, तो उसके अंदर उसको खर्चना पड़ेगा, निजी तौर पे खर्चना पड़ेगा, वो प्राइवेट कॉस्ट है। एक्सटर्नल कॉस्ट या फिर जिसको अपने वर्स सोशल कॉस्ट बोलते हैं, ऑन द अदर हैंड आर पास ऑन द पर्सन नॉट विल ऑन द एक्टिविटी इन एनी डायरेक्ट वे, दे आर पास्ड ऑन टू सोसाइटी एट लार्ज। अब देखो उस फार्म का कोई मालिक नहीं है, उस फार्म का कोई मालिक नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी में इन्वॉल्व है, वो सोसाइटी में इन्वॉल्व है, इस वजह से वो उस पर कुछ खर्चा कर रहा है, तो उसको अपने वर्थ सोशल कॉस्ट बोलते हैं।
ये सोशल स्टेटस के लिए, सोशल पहचान के लिए की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मौके की, जैसे मान लो आपके पास 50 किलो यूरिया है, 50 किलो यूरिया का मान लो आपने खर्चा लगाया 500 रुपए, एक सिंपल एग्जांपल है, 500 रुपए खर्चा लगाया। अब आपके खेत में एक तो गेहूं खड़ा हुआ है, एक सरसों खड़ी हुई है। अगर वो आप 50 किलो गेहूं में डालते हो तो मुनाफा आपका निकल के आएगा 1000 रुपए। 500 तो आपकी लागत पूरी कर दी, प्लस 1000 रुपए और दे रहा है, यानी 1500 रुपए मिल रहे हो अगर वो 50 किलो खर्च रहे हैं तो। अगर वही सरसों में 50 किलो आप यूरिया डालोगे तो आपका बेनिफिट 500 रुपए आएगा, टोटल 1000 रुपए आएंगे आपके पास। 500 तो आपने यूरिया के लगाई दिए, 500 आपकी बचत हो जाएगी। तो ज्यादा पैसा किससे आ रहा है? गेहूं से आ रहा है, वीट से आ रहा है। कितना आ रहा है? 1000 का बेनिफिट हो रहा है, टोटल 1500 आ रहा है। किसमें डालना पसंद करोगे? वो किसमें डालना पसंद करोगे? वीट में डालना पसंद करोगे। तो इस तरह की जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। जो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव है उसके लिए अगर हम कोई पे कर रहे हैं तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ेगा वो एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट बढ़ाओगे तो आउटपुट भी अपना क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ये तो थे कॉस्ट के क्लासिफिकेशन जो फार्म पे लगने वाली है। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत तरह की कॉस्ट आपको देखने को मिलती है, लेकिन फार्म कॉस्ट में अपने ये मेनली जो क्लासिफिकेशन थे वो आपको बता दिए। नेक्स्ट अपने अब बात करते हैं 7 प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन की जो 7 कॉस्ट जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। In short run, a firm incurs some costs that are also associated with variable factor and other than the result for fixed factor. The 7 production cost are शॉर्ट रन के लिए। कुछ शॉर्ट रन की हमने पीछे डेफिनेशन दे चुके हैं। छोटे समय में जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस समय की बात है, जब उसमें क्या है एक आधा कोई फैक्टर है, वो क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है, और सारे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो फार्म पे हम शॉर्ट रन की बात करें तब ये कॉस्ट 7 प्रकार की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कौन सी होती है? मतलब औसत अस्थिर लागत। और टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? सॉरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कुल अस्थिर लागत। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कुल स्थिर लागत। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कुल लागत। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है औसत अस्थिर लागत। और एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है औसत स्थिर लागत। और एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है, एवरेज कॉस्ट का मतलब है कुल लागत, और एवरेज टोटल कॉस्ट यानी औसत कुल लागत। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है, मार्जिनल को अपने हिंदी में क्या बोल देते हैं? सीमांत लागत कहते हैं। अब देखो अपने इनके एक एक की बात करते हैं। अभी तो अपने सिर्फ यहाँ पे इनके नेम का ही डिस्कस किया है, लिस्ट किया एक तरह से। अब अपने बात करें टोटल, सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। देखो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। ये जमीन है, इसको खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए जो हम कॉस्ट दे चुके हैं, जिसमें अब आगे प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने घटाने के हिसाब से इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए अपने इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे आपने जमीन खरीद ली, आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, कोई इंश्योरेंस करवा दिया या जो भी है, तो अब उसमें आप प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, खेत में ज्यादा कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं पड़ने वाला ना। इस प्रोडक्शन के हिसाब इसमें तो कोई बदलाव नहीं आने वाला। प्रोडक्शन इस खेत में आप कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं ना फार्म पे, तो ये फिक्स कॉस्ट होती है। अब इस फार्म पे आप कितना बीज डाल रहे हैं, कितना आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कितना मैन्योर डाल रहे हैं, कितने पेस्टिसाइड आप मतलब डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट, वीड कंट्रोल करने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं। खर्चा बढ़ा घटा सकते हैं। खर्चा ढंग से करोगे, अच्छा करोगे तो प्रोडक्शन भी अपने को ज्यादा मिलेगा। तो ये कॉस्ट क्या है? वेरिएबल है। जब प्रोडक्शन वेरी करना है, ऊपर नीचे करना है, तो इस कॉस्ट को भी आपको वेरी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये जितने भी वेरिएबल फैक्टर है, जितने भी यहाँ पर वेरिएबल इनपुट्स है, ये आप दे रहे हो, इनकी जो कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी? सबकी कॉस्ट मिला के टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जो फिक्स है, जैसे लैंड का खर्चा है, मशीनरी का, ट्रैक्टर का, इंश्योरेंस का, टैक्स का, ये तो फिक्स है आपका, तो वो है फिक्स कॉस्ट। जितने भी फिक्स के खर्चे आपके लगते हैं वो उनको सबको जोड़ दो, वो टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी।
और जितने वेरिएबल खर्चे आपके लगते हैं उन सबको जोड़ दो तो अब वो क्या हो जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर द सम ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ वेरिएबल रिसोर्सेज। जो वेरिएबल स्रोत है, वेरिएबल यानी जिनके अंदर अपने बदलाव होता है, उन स्रोतों में लगने वाली लागत के योग को टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और जो अपने फिक्स रिसोर्सेज है, उनके लिए जो लागत लग गई है, लागत लगनी है, उसको अपने टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। अब एक आती है टोटल कॉस्ट। आपने प्रोडक्शन करना है, आपके तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी लगनी है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लगनी है। इन दोनों को मिला के अपने क्या बोल देंगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, इन दोनों के योग को अपने क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। जैसे आपने 10 हेक्टर जमीन रेंट पे लेगी तो रेंट तो आपके लग गया, टैक्स लगना था वो टैक्स भी लग गया। आपका जो ट्रैक्टर है उसका जो मतलब आपने पैसे दिए हैं ट्रैक्टर के, तो उसके जो इंटरेस्ट है उसका पैसा लगना है, वो तो लगना ही लगना है, चाहे आप इस 10 हेक्टर में प्रोड्यूस करें, आप चाहे 6 हेक्टर में करें, चाहे 8 हेक्टर में, तो ये तो फिक्स कॉस्ट है। अब इसमें कितना बीज डाला, कितना फर्टिलाइजर डाला, कितना मैन्योर डाला, वीड कंट्रोल के लिए क्या खर्चा किया, डिजीज कंट्रोल के लिए क्या खर्चा किया, इंसेक्ट कंट्रोल के लिए क्या खर्चा किया, ये वेरिएबल कॉस्ट है। इन दोनों कॉस्ट को मिला के आप क्या बोल दोगे, टोटल कॉस्ट बोल दोगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये हमने टोटल कॉस्ट की बात कर ली, ये हमने आउटपुट की बात कर ली। अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है किसके साथ साथ, आउटपुट बढ़ने के साथ साथ। टोटल कॉस्ट है वो भी बढ़ती है आउटपुट बढ़ने के साथ साथ, लेकिन टोटल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। फिक्स कॉस्ट है उसका आउटपुट बढ़ने के साथ यानी प्रोडक्शन बढ़ने के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट चलेगी। अब देखो टोटल जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, इसमें एक तो फिक्स रहेगी, कौन सी, टोटल फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स रहेगी, वो तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ रही है ना। जैसे मान लो पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 2 और टोटल फिक्स कॉस्ट थी 2, कितनी हो गई, 4। अब फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट आपने कर दी 4, फिक्स कॉस्ट उतनी रहनी है, प्रोडक्शन आपने बढ़ाया तो आपको जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी लगानी पड़ी, 4। अब आपके पास पैसा कितना आ गया, 6। कितना आ गया यहाँ पे पैसा आपके पास, 6 रुपए आ गए, सॉरी कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 6। तो ये टोटल कॉस्ट, टोटल में बदली कौन सी है, वेरिएबल। तो देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बदलती है, टोटल कॉस्ट भी बदल रही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम की सेम ही रहनी है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं चलूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल सी बात है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। आपने मान लो कि खर्चा किया 100 रुपए, कितना किया, 100 रुपए, और प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो कितनी आई, मान लो 3 यूनिट आपने कोई चीज प्रोड्यूस की, कितनी यूनिट प्रोड्यूस की आपने, 3 यूनिट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए। 100 रुपए लगाने पर आपने 100 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लगाने पर आपने 3 यूनिट प्रोड्यूस की, तो एक यूनिट का एवरेज खर्चा कितना आया, 33.3 यानी 33.3 रुपए आया। कितना खर्चा आ गया आपका, 33.3 रुपए खर्चा आ गया। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उससे जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो अपने बोल सकते हैं average variable cost is derived by dividing the total variable cost with the corresponding level of output। तो ये सिंपल मैंने जो आपको बताया है, यानी जितनी अपने वेरिएबल कॉस्ट लगाते हैं उसकी तुलना में हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको अपने क्या बोल देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोल देंगे। नेक्स्ट है एवरेज फिक्स कॉस्ट, सेम वही उसी तरीके से। मान लो आपकी फिक्स कॉस्ट लगी 500 रुपए, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी लगी, 500 रुपए, और आपने ये 500 रुपए लगाने के बाद इस एरिया से आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए। कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 10 यूनिट प्रोड्यूस किए। तो एक यूनिट पे आप फिक्स कॉस्ट कितनी भर रहे हो, 50 रुपए भर रहे हो। तो जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके कंपेरिजन में आप कितनी फिक्स कॉस्ट दे रहे हो, तो उसका जो एवरेज होगा, उसका जो औसत होगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ड्राइव्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल फिक्स कॉस्ट विद द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात आ जाएगी। अब बात आती है एवरेज टोटल कॉस्ट। पहले तो हम बात करें कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है। पीछे मैंने बताया एवरेज टोटल कॉस्ट जो है
पहले तो अपने टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट क्या है, फिर एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट है, उसको अपने क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट बोलेंगे। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है उसको अपने कितने से डिवाइड करेंगे, जितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। तो टोटल कॉस्ट क्या थी, टोटल एवरेज कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट बोला। आपकी टोटल कॉस्ट मान लो लगी 1000 रुपए, और 1000 रुपए पे आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, मान लो 10 यूनिट प्रोड्यूस की, 1000 रुपए लगाने से 10 यूनिट प्रोड्यूस की। तो आपके एक यूनिट पे खर्चा कितना आ रहा है, दोनों मिला के, फिक्स और मतलब वेरिएबल दोनों मिला के, तो आपका खर्चा आ रहा है 100 रुपए। तो आपको जो प्रोडक्शन है, एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए आपको टोटल खर्चा कितना करना पड़ेगा, 100, जिसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी और आपकी उसकी फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी। इसके अलावा हम इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत स्थिर लागत और औसत अस्थिर लागत के योग को भी अपने क्या बोल सकते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी औसत कुल लागत। इट इज द सम ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। नेक्स्ट अपने बात करें मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होते हैं, सीमांत लागत होती है। अब देखो सीमांत लागत क्या होती है, जैसे आप मान लो पहले यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे 4, अब आपने थोड़ी कॉस्ट और बढ़ाई, और कॉस्ट बढ़ा के आपने क्या किया, आपने थोड़ी कॉस्ट और बढ़ाई। थोड़ी कॉस्ट कितनी बढ़ाई, 4 रुपए से आपने, सॉरी 4 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मान लो कि आप 1000 रुपए खर्च कर रहे थे। अब 1000 की जगह आपने 1200 रुपए खर्चना शुरू किया, यानी कितने रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्चने शुरू किए, 200 रुपए। तो ये 200 रुपए से आपको प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा, आपका इस 200 रुपए से प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा, तो इसको अपने क्या बोल देंगे, मार्जिनल कॉस्ट बोल देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा और एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, 4 से 5 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, 4 तो आप पहले कर रहे थे, अब आपको 1 यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी है, कितनी, 5 करनी है। उसके लिए आपको कितना खर्चा और करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि पहले 1000 रुपए में 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, 1200 रुपए में 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपकी जो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, 200 रुपए। तो 200 रुपए में आपकी कितनी यूनिट प्रोडक्शन आ गया, यहाँ पे 1 यूनिट प्रोडक्शन आ गया। तो ये 200 रुपए जो है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। अगली जो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको कॉस्ट लगानी पड़ती है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा और एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, one more unit of output. It is the change in total cost as a result of increasing output by 1 unit. अब देखो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट करोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज क्या है, डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा का मतलब चेंज से ही होता है, यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है। तो डेल्टा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना बदलाव हुआ, आउटपुट में कितना बदलाव हुआ, डेल्टा वाई यानी यील्ड में कितना बदलाव हुआ। तो ये फॉर्मूला, या फिर अपने ये बोल देंगे डेल्टा टीसी यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डेल्टा चेंज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ या टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, जिस पर आउटपुट में कितना बदलाव आया। जैसे यहाँ पे अपने बात कर रहे थे कि 1 यूनिट अधिक प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट कितनी लगी, 200 रुपए। तो 200 रुपए क्या हो गई, मार्जिनल कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब अपने बात करें कंप्यूटेशन ऑफ 7 प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द रिलेशनशिप विद आउटपुट। जो हमने 7 प्रकार की कॉस्ट की बात की है, उनको किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से आउटपुट के साथ उनका संबंध दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, costs that are associated with variable factor are called the variable cost। ये डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वेरिएबल कॉस्ट चेंज इज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंज। अगर वेरिएबल कॉस्ट अपने घटाते बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी अपना क्या होगा, घटे बढ़ेगा। देयरफॉर कैन बी एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। जैसे ये आउटपुट है अपना, इसको अपने किस तरह से बात करेंगे, ये आउटपुट है, तो इसका संबंध किसके साथ होगा, आउटपुट के साथ होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट है वो किस पर फंक्शनिंग होती है, आउटपुट पर होती है। इसलिए अपने फॉर्मूला क्या लिख देंगे, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ आउटपुट। वाई का मतलब आउटपुट या यील्ड बोल दो। तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ आउटपुट, तो इसको अपने क्या बोल देंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कंप्यूटेशन इस तरह से हो जाएगा।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो अपने किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएक्सआई। पीएक्सआई का मतलब है प्राइस ऑफ इनपुट, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका प्राइस क्या है, इनटू में यहाँ क्या लगा देंगे, एक्सआई। एक्सआई का मतलब क्या होता है, इनपुट होता है। मान लो इनपुट का प्राइस था 5 रुपए और पहले आप 3 इनपुट दे रहे थे तो खर्चा कितना लग रहा था, 15 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी, 15, लेकिन आपने इनपुट 4 दे दिया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 20 रुपए। तो ये वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पीएक्सआई इंटू एक्सआई। पीएक्सआई का मतलब प्राइस ऑफ इनपुट्स और एक्सआई का मतलब इनपुट्स, है ना। नेक्स्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट। अब देखो टोटल फिक्स कॉस्ट को किस तरह से कंपाउंड करोगे आप। टोटल फिक्स कॉस्ट आर नोट ए फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ द आउटपुट एंड द कांस्टेंट इन द शॉर्ट टर्म्स। देखो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमेशा क्या है, फिक्स रहने वाली है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसके लिए अपने क्या लिख देंगे यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कैपिटल, है ना, के से। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, ये याद रख लेना क्या क्या चीजें फिक्स कॉस्ट में आती है। प्रॉपर्टी टैक्स है, कॉस्ट ऑफ लीचिंग लैंड है, यानी जो जमीन का अपने किराया लग रहा है। हमारी जमीन है तो उसकी वैल्यू क्या बनती है, वो भी फिक्स कॉस्ट ही है। बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स का क्या खर्चा है, इंटरेस्ट क्या लग रहा है, मतलब जो हमारे पर ब्याज वगैरह लग रहा है वो क्या है, हमने कोई पैसा वैसा उधार लगा है तो, और इंश्योरेंस का खर्चा क्या लग रहा है, ये सब फिक्स कॉस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करोगे, द सम ऑफ द टोटल फिक्स एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। देखो जो वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स कॉस्ट है उन दोनों के टोटल को अपने क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। अगर आप सोचो एट ए 0 यूनिट ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द फार्म फिक्स कॉस्ट। आपने ये खेत लिया, इसका रेंट वेंट और सारे जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके 1000 रुपए आ रही है। आप इसमें 1 रुपया भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, जमीन खाली छोड़ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट तो आपकी आनी है, 1000 रुपए तो लगने ही लगने, आपके 1000 रुपए तो लगने हैं चाहे आपका आउटपुट 0 हो। वैसे ही टोटल कॉस्ट में अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं, सॉरी, टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं उस समय एक चीज दिमाग में रखनी है, आप अपने फार्म पे कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो सॉरी कुछ भी खर्चा नहीं, क्या सॉरी, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको फिक्स कॉस्ट जितनी तो टोटल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब आउटपुट हमारा 0 होता है तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बराबर होती है। जैसे ही आउटपुट हमारा 0 से ऊपर बढ़ता है तो हमें वेरिएबल कॉस्ट देनी पड़ती है, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट से क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। क्यों, क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट तो थी प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी तो आने लगी है ना उसमें। नेक्स्ट अपने फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट वेरीज एट द सेम रेट ऑफ डज द वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो पहले हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी वो 1000 रुपए थे, हम प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं ले रहे थे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 0 थी, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है अभी, 1000 रुपए तो आ रही है। लेकिन जब हमने प्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया तब उस प्रोडक्शन की मान लो कॉस्ट आई 1000 रुपए, तो अब हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी, 1000 प्लस 1000 2000। अगर वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ा देंगे तो उसी अनुपात में हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, फिर वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ा देंगे तो फिर हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी ना। तो टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों पे डिपेंड करती है। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट को, फैक्टर ऑफ आउटपुट पे करेंगे ना, तो फैक्टर ऑफ आउटपुट पे अपने टोटल कॉस्ट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें एवरेज कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। कोई जैसे मान लो 10 क्विंटल अपने अनाज उत्पादन कर रहे हैं, तो 1 क्विंटल अनाज उत्पादन करने के लिए हमने कितना खर्चा करना पड़ रहा है, वो 1 क्विंटल के हिसाब से एवरेज आ रही है ना। तो अब एवरेज 1 क्विंटल अनाज उत्पादन करने के लिए कितना फिक्स कॉस्ट खर्चना पड़ रहा है, कितना वेरिएबल कॉस्ट खर्चना पड़ रहा है। जितनी फिक्स की एवरेज पड़ रही है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, और जितनी वेरिएबल की कॉस्ट पड़ रही है उसको अपने क्या बोल देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि आपने अपने खेत में 50 क्विंटल कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए आपका टोटल खर्चा हो गया आपका 30,000 रुपए। कितना खर्चा हो गया, 30,000 रुपए, ये हो गया 30,000। अब इस 30,000 में से आपके 10,000 तो फिक्स कॉस्ट के थे, 10,000 तो आपके फिक्स कॉस्ट के हैं, और 20,000 की मैं बात करूं तो ये वेरिएबल कॉस्ट का चार्ज लगा। एक एग्जांपल की बात है। अब देखो यहाँ पे ये टोटल आपकी कितना लगा, टोटल कॉस्ट 30,000, जिसमें से फिक्स कॉस्ट 10,000 थी और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 20,000। सबसे पहले हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आई है,
50 क्विंटल है तो एवरेज यानी 1 क्विंटल पे आपकी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी आई है? तो 1 क्विंटल पे आपकी जो फिक्स कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? 200 रुपए आई है। कितनी आई यहाँ पे? 200 रुपए। तो किस तरह से आपने कैलकुलेट किया आपने इसको, एवरेज फिक्स कॉस्ट को? टोटल जो फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स कॉस्ट है वो डिवाइड किससे कर दिया आपने? आउटपुट से। आउटपुट कितना था? 50 क्विंटल। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 10,000। तो ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का है। उसके बाद मैं बात करूं, आप निकालोगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी आपकी? 20,000 आई थी, ये 20,000। तो 20,000 खर्चने से, वेरिएबल कॉस्ट खर्चने से, ये तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इससे आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? 50। तो अब आपका कितना एवरेज बैठेगा यहाँ पे? वेरिएबल कॉस्ट का 1 क्विंटल प्रोडक्शन करने के लिए 400 रुपए। आपका कितना खर्चा बैठ गया यहाँ पे? 400 रुपए। तो यहाँ पे 400 रुपए तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आई पर क्विंटल के हिसाब से, और 200 रुपए आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट आई पर क्विंटल के हिसाब से। लेकिन अब बात करें अपने टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट की तो 30,000 आई है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी बैठी आपकी? 30,000 लगाने पर, यानी आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो 30,000 है, और आपने इस पे कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? 50 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो आपका एवरेज 1 क्विंटल पे कितना खर्चा लगा? एवरेज आपका 600 रुपए खर्चा लगा। कितना लगा? 600। तो आप जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे? तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वाई मतलब आउटपुट। तो कितना आया? 600। उसके अलावा आप एवरेज टोटल कॉस्ट और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कैसे निकाल सकते हैं डिवाइड? जो टोटल एवरेज कॉस्ट है वो और कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज जो टोटल कॉस्ट है उसको, एक तो ये तरीका है, जो आपकी टोटल कॉस्ट लगी है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा ये तरीका है, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 200, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 400। 200 और 400 कितना हो गया? अच्छा, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पीछे आपको दो फॉर्मूले दिखाए थे, ये देखो, ये दो फॉर्मूले, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वाई यानी आउटपुट से भी निकाल सकते हैं, या फिर एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उससे भी निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से देखो सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एवरेज कॉस्ट क्या होती है। अब देखो अपने इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। देखो ग्राफिकली अपने किस तरह से समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं एवरेज फिक्स कॉस्ट की। देखो एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है, जैसे अभी अपने बात कर रहे थे 10,000 रुपए लग रही है ना? 10,000 पे अपने 50 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूस 0 करते तो भी हमारी 10,000 लग रही थी, 50 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी अपनी कॉस्ट तो कितनी लग रही है? 10,000 ही लग रहे हैं। तो यहाँ जब 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी आपकी कॉस्ट 10,000 आ रही है, और 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी 10,000 आ रही है, यानी पर यूनिट आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? अब पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी पड़ रही है? 200 रुपए पे अपने निकाला था। अगर हम इसकी जगह 100 क्विंटल प्रोड्यूस कर देते तो भी फिक्स कॉस्ट अपनी कितनी रहती? 10,000 ही रहती, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी रह जाती? 100। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट नीचे गिरती जाती है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट अपने बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में अपने जैसे 20,000 वेरिएबल कॉस्ट निकाली, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है 20,000, 50 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक है, कितना हमारा कॉस्ट आ रहा था? पर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 400 रुपए आ रही थी। जब हम क्या करेंगे, थोड़ा और अपने कॉस्ट लगा देंगे तो और प्रोडक्शन बढ़ेगा, और कॉस्ट लगा देंगे तो और प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था, एक ऐसा मतलब कंडीशन आ जाएगी, उस समय अपने जिस अनुपात में खर्च रहे हैं, कैपिटल खर्च रहे हैं या पैसा खर्च कर रहे हैं, उस अनुपात में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, यानी एवरेज प्रोडक्शन होता है वो गिरने लग जाता है। तो उस केस में अपनी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या आने लग जाएगी? ज्यादा। अब देखो मैं पिछले ग्राफ के साथ आपसे बात करता हूं जो मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन में बताया था। जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे इस ग्राफ में देखो, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन के लिए होता है। ये जो ग्राफ अपने बात करें इसमें 3 स्टेज थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमने बात की थी कि जैसे मान लो कोई हमने खर्चा किया, जैसे मान लो एक कैपिटल खर्चा, एक कैपिटल से हमारा प्रोडक्शन कितना आया? 10। 2 कैपिटल खर्चा तो हमारा प्रोडक्शन आ गया 22। अब यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है? फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 10, सेकंड में कितना आ रहा है? 11। 3 कैपिटल खर्चा तो हमारा प्रोडक्शन 35 आया,
या 36 मान लेते हैं सिंपली। तो ये आ गया हमारा 12 एवरेज पड़ रहा है। जो आउटपुट है उससे इनपुट से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज तो आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट हमने जैसे ही चौथी कैपिटल खर्ची तो प्रोडक्शन हमारा 40 क्विंटल हो गया। प्रोडक्शन बढ़ा जरूर चौथी कैपिटल के साथ, लेकिन उस अनुपात में बढ़ा क्या जिस अनुपात में पहले बढ़ रहा था, यानी एवरेज क्या हो गया 10 क्विंटल आ गया वापस। तो एवरेज प्रोडक्शन एक लिमिट के बाद घटने लगता है। देखो जैसे जैसे हमने मान लो कि कैपिटल बढ़ाना शुरू किया तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हुआ। एक टाइम आया जब एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम था। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, एक कैपिटल पे 10 प्रोड्यूस हो रहा है, दो कैपिटल पे कितना होना चाहिए था 20, लेकिन कितना हो गया 22। खर्चा कम लगा ना, अब खर्चा कम लगा ना आपका। तो जिस समय एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उस समय अपने एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रही थे अपने, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब अपने एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तब अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम। जस्ट एक दूसरे के रिवर्स रिलेशन होता है, ये आपको पता ही लग गया भी। एक कैपिटल से 10 प्रोड्यूस होता है, दो कैपिटल से 20 होता तो बराबर होती, लेकिन दो कैपिटल से 22 प्रोड्यूस हो रहा है, यानी आपका प्रोडक्शन ज्यादा खर्चा उतना ही हो रहा है, यानी खर्चा कम हो रहा है एक तरह से आपका ना। तो जब एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तब अपने एवरेज जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीज होती है। जब एवरेज प्रोडक्शन अपना मिनिमम लेवल पे होता है, एवरेज प्रोडक्शन को एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन भी बोल देते हैं, एपीपी बोल देते हैं, उस समय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पे होती है, ध्यान रखना। उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन है वो क्या होने लग जाएगा, गिरने। तो उसके बाद क्या होगा, एवरेज कॉस्ट है वो अपनी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। जब एवरेज प्रोडक्शन मिनिमम होगा तो एवरेज जो कॉस्ट होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी, वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। ये रिलेशन यहाँ पे आपको मैंने शो किया है, ये बड़े ही काम की चीज है, पूछ ली जाती है। शुरू में एवरेज कॉस्ट गिरती है, उसके बाद अपने मिनिमम लेवल पे आती है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ती है। जिस समय एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पे होती है उस समय एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पे होता है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन फंक्शन याद है तो ये रिलेशन की बात कर पाओगे, अदरवाइज इस रिलेशन की बात नहीं कर पाओगे। ये ग्राफ किस शेप का बनेगा, ये यू शेप का ग्राफ बनेगा। इसको सोसर शेप ग्राफ कहा जाता है, कर्व कहा जाता है, सोसर शेप कर्व कहा जाता है। अब हम बात करें एवरेज टोटल कॉस्ट की। एवरेज टोटल कॉस्ट में एक तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती है और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है ना। इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट होती है और आउटपुट से इनको डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है, टीसी, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। या ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज जो फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसको जोड़ दें तो भी क्या हो जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट अपनी आ जाएगी। देखो फिक्स कॉस्ट है वो तो वो सेम की सेम रहनी है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट है वो बदलती है, तो जाहिर सी बात है एवरेज टोटल कॉस्ट में भी बदलाव आएगा। शुरू में क्या होता है, जो एवरेज टोटल कॉस्ट है या एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज होती है, बाद में अपने मिनिमम लेवल पे आ जाती है। देखो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो आउटपुट के साथ हमेशा ही गिरती है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जितना आउटपुट ज्यादा होगा उतनी ही कम होगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट शुरू में कम होती है, बाद में कांस्टेंट होती है और बाद में बढ़ जाती है। हमने पीछे प्रोडक्शन फंक्शन में बात की थी कि एवरेज प्रोडक्शन शुरू में बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है और फिर घटता है। जब एवरेज प्रोडक्शन घटता है तो जो अपनी बात करें जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, अपनी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे फिर लास्ट में अपने देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग में होगी, यहाँ पे यानी इंक्रीज होगी। तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए। तो एवरेज जो कॉस्ट है या एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये क्या है, जनरली शुरू में ज्यादा होती है और जो अपने बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा। जैसे जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटेगी वैसे वैसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट भी घटेगी। कारण क्या है, फिक्स कॉस्ट तो वो सेम ही रहती है ना। तो आउटपुट बढ़ाएंगे तो फिक्स कॉस्ट गिरेगी, तो फिक्स कॉस्ट गिरेगी तो एवरेज टोटल कॉस्ट गिरनी है। लेकिन शुरू में क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिरती है, तो वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो टोटल कॉस्ट में आते हैं, तो अपने एवरेज टोटल कॉस्ट भी गिरेगी। बाद में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट तो गिरनी है आउटपुट के साथ,
लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो बढ़ती है, इस वजह से थोड़ी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसमें भी थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट बात आती है मार्जिनल कॉस्ट, इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी उसको मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं। 4 यूनिट 100 रुपए में प्रोड्यूस कर रहे थे, 5 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 10 रुपए और खर्चने पड़े, तो ये 10 रुपए क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है अगली यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ना। तो अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा टोटल कॉस्ट डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, है ना, चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितना बदलाव हुआ और उसकी तुलना से आउटपुट में कितनी बढ़ोतरी हुई, इनको अगर डिवाइड कर देते हैं तो अपनी मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। इसको अपने मार्जिनल टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल आउटपुट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आते हैं, तो फिक्स है, उसमें तो कोई आगे चेंज होना ही नहीं है। तो अब अपने उसको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का चेंज भी देख सकते हैं या टोटल कॉस्ट का भी चेंज कह सकते हैं। सिंपल देखो, आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है 10,000 रुपए, जिसमें से आपकी 6,000 रुपए है वो वेरिएबल कॉस्ट है और 4,000 रुपए है वो फिक्स कॉस्ट है। अब आपने टोटल कॉस्ट में कितना बढ़ाया? 1,000 रुपए बढ़ाया, जिससे आपको 1 यूनिट ज्यादा मिले। टोटल कॉस्ट में कितना बढ़ा? 1,000। तो वेरिएबल कॉस्ट में कितना बढ़ा? 1,000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो बढ़ना ही नहीं है, ये तो वेरिएबल कॉस्ट में ही बढ़ना है। इसलिए चाहे आप डेल्टा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई कर दो, चाहे डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई कर दो ना, चेंजेस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में होना है। चाहे आप उसको टोटल कॉस्ट के साथ दिखा दो, चाहे आप उसको वेरिएबल कॉस्ट के। शुरू में के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो कम होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है वो डिक्रीज होती है, कम होती है, फिर वो अपने मिनिमम लेवल पे आ जाती है, फिर वो बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? पढ़ा था आपने प्रोडक्शन फंक्शन, अगर वो याद है तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। शुरू में अपना मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन के लिए। शॉर्ट रन में क्या था? सारे इनपुट कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, एक के अंदर बदलाव कर सकते हैं। उसके बदलाव करने से आउटपुट में क्या बदलाव हो रहा है, प्रोडक्शन में क्या बदलाव हो रहा है। तो ये देखो, शुरू में मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्शन शुरू में बढ़ेगा, ये बढ़ा यहां तक, तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है। ये देखो, एक बंदे से 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई, एक कैपिटल से 10 हुई, 2 कैपिटल से 22 हुई, 2 कैपिटल से 22 हुई, लेकिन ये एक यूनिट कैपिटल डालने की वजह से कितना बढ़ा? 10 तो पहला कर रहा था, कितना बढ़ा? 11 बढ़ी ना, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ा। तो जब एक कैपिटल से 10 प्रोड्यूस होता है और एक कैपिटल से 11 प्रोड्यूस होता है, कॉस्ट किसकी कम आएगी? इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इसकी प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रहा है इसका और कॉस्ट कम आ रही है। तो ये देखो, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो शुरू में क्या होती है? डिक्रीज। जब मार्जिनल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन जब अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है तो मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पे होती है, सबसे कम लगती है उस समय कॉस्ट। जब मार्जिनल कॉस्ट गिरने लगती है, मार्जिनल प्रोडक्शन जब गिरने लगता है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगती है। इनका भी रिलेशन कैसा होता है? रिवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? हमेशा रिवर्स। ये देखिए आप, ये शुरू में गिरेगी, मार्जिनल कॉस्ट गिरेगी, तो अपने प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। ये अपने मिनिमम लेवल पे आ जाएगी, तब मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पे होगा। जब ये कॉस्ट बढ़ने लगेगी, मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो गिरने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी? मार्जिनल कॉस्ट की। अब देखो, ये हमारी टोटल एवरेज कॉस्ट है, ये हमारी क्या है? टोटल एवरेज कॉस्ट है। जब टोटल एवरेज कॉस्ट है वो अपने मिनिमम लेवल पे होती है, टोटल एवरेज कॉस्ट है वो अपने मिनिमम लेवल पे होती है, तब उसको मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है वो काटती है। इसका मतलब इस समय क्या है? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों बराबर होती है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की लाइनें आपस में कब काटती है? जब एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम, एवरेज कॉस्ट का मतलब टोटल एवरेज कॉस्ट से है यहाँ पे। जब अपने एवरेज कॉस्ट यानी टोटल एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट बोल दो, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की लाइनें जब आपस में काटती है, उस समय टोटल एवरेज कॉस्ट सबसे कम होती है।
टोटल एवरेज कॉस्ट सबसे कम होती है और उस स्तर तक प्रोडक्शन करना सबसे बढ़िया होता है। इसी सब में अपने को अच्छा मुनाफा, इसके बाद हमें प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट की लाइन को कब काटती है? तो ये तब काटती है जब एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम लेवल पे होती है, उस समय काटती है। और एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कहां तक करना चाहिए? जब एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जब दोनों बराबर होती है या दोनों की लाइनें एक दूसरे को काटते हैं, दोनों के कर्व एक दूसरे को काटते हैं, वहां तक ही अपने को प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर हम अब इसका रिलेशन, पीछे मैंने मार्जिनल प्रोडक्शन के साथ दिखाया मार्जिनल कॉस्ट का, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट गिरेगी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्जिनल प्रोडक्शन गिरेगा। कैसा रिलेशन है? रिवर्स रिलेशन है। ये यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है, फिर इसको कैलकुलेट करके ये देखो रिवर्स रिलेशन हमने यहाँ पर आपको शो किया है। तो ये अच्छे से आप याद कर लो, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अब अपने बात करें रिलेशनशिप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएशन, वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। सबसे पहले मैं बात करूं मार्जिनल कॉस्ट कट्स बोथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट देयर मिनिमम। मार्जिनल कॉस्ट की जो लाइन होती है वो क्या करती है? सबसे पहले तो अपने काटेगी ये एवरेज फिक्स कॉस्ट को। एवरेज फिक्स कॉस्ट का तो ये है कि देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरेगी, उसको छोड़िए आप। लेकिन जैसे जैसे अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को मार्जिनल लाइन कब काटती है? जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम लेवल पे होता है। एवरेज कॉस्ट मिनिमम लेवल पे होती है उस समय क्या करता है? मार्जिनल कॉस्ट की लाइन काटती है। अगर ये प्रोडक्शन में अगर अपने बात करें तो देखो मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन एक दूसरे को कब काटते हैं? कब ये दोनों बराबर होते हैं? जब मैक्सिमम सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, दोनों ही मैक्सिमम होता है, उस कंडीशन पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती है। मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन है ये दोनों बराबर कब होंगे? जब ये दोनों अपने मैक्सिमम लेवल पर होंगे, तब बराबर होंगे। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट पे कब काटेगी? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी तब काटेगी। उसके बाद आगे चल के ये एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन को काटती है। और इस कंडीशन के अंदर क्या है? जब ये लाइन को काटती है इसका मतलब ये बराबर है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जब बराबर है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट की बात है, जब ये दोनों बराबर है तो समझो कि एवरेज जो कॉस्ट है वो मिनिमम है और यहां तक प्रोडक्शन आप करोगे तो उचित है। When both marginal cost and average variable cost are falling, average cost will be fall at the slower rate. जब क्या है अपने बात करें कि जो मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये दोनों जब गिरती है, ये दोनों गिर रही है देखो, तो टोटल एवरेज कॉस्ट भी अपनी गिरेगी, टोटल एवरेज कॉस्ट भी अपनी गिरेगी। मार्जिनल कॉस्ट अटेन इट्स मिनिमम बिफोर द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट है वो अपना मिनिमम है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से पहले ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? फिक्स कॉस्ट का भी प्रभाव पड़ता है, इस वजह से ये मिनिमम पहले ही ले लेती है। मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है ना? वैसे मार्जिनल ये अपनी मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अगर कम है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह से अपने लिखी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो गिरेगी। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बढ़ जाती है उसी टाइम से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों वहां पर कटती है जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है। अगर अब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, अगर मार्जिनल कॉस्ट इससे नीचे है तब तक ये घटती जाएगी। जैसे मार्जिनल कॉस्ट जब तक इससे नीचे है तब तक ये घटती जाएगी, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट इसको काट लेगी तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मार्जिनल कॉस्ट है वो इससे ऊपर निकल गई तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इससे ज्यादा होगी।
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये जब दोनों बराबर होती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, यानी सबसे कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द एवरेज टोटल कॉस्ट एट द लेटर मिनिमम पॉइंट, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, बाद में ये इसको जाके काटेगा, यानी उस समय एमसी और एसी यानी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट है वो अपने बराबर होगी, तो इसका मतलब समझो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल एज लॉन्ग एट द मार्जिनल कर्व इज बिलो देम एंड वाइस वर्सा। जब तक मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इनके नीचे रहता है तब तक ये अपने नीचे की तरफ डिक्रीज रहती है, जैसे ये इनको काट लेता है तो ये ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, ये इनके बीच की रिलेशनशिप है। अब अपने इनवर्स रिलेशन की बात करें, प्रोडक्शन की और कॉस्ट की। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो कॉस्ट डिक्रीज होती है, मार्जिनल की अपने बात करें। ये देखो अपने बात करें टोटल प्रोडक्शन की, ये टोटल प्रोडक्शन है। टोटल प्रोडक्शन शुरू में बढ़ रहा है तो टोटल एवरेज कॉस्ट घट रही है। जैसे ही हाईएस्ट लेवल पे प्रोडक्शन पहुंचा तो वैसे ही एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम लेवल पे पहुंचेगी। वैसे ही टोटल प्रोडक्शन गिरने लगा तो वैसे ही टोटल जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाएगी, तो जस्ट उल्टा रिलेशन हो गया। ऐसा ही मैंने मार्जिनल कॉस्ट का आपको बताया, मार्जिनल प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है, मार्जिनल प्रोडक्शन गिरने लगता है तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है। सेम ऐसा ही एवरेज प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तब अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती है। जब एवरेज प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो अपने मिनिमम लेवल पे होती है। जब एवरेज प्रोडक्शन गिरने लगता है तो अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लगती है। तो इनके बीच कैसा रिलेशन है, रिवर्स रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, यानी उल्टा संबंध है एक तरह से। तो ये तो हो गया कॉस्ट के बीच के रिलेशन की बात। अब है कैटेगराइजेशनल ऑफ फार्म कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जो फार्म की कॉस्ट है उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, और ये किसने किया है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ने, CACP ने इसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा है। तो सबसे पहले अपने बात करें कॉस्ट ए। देखो जब भी हम फार्मर की बात करें, फार्मर की जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, कॉस्ट ए, कॉस्ट बी और कॉस्ट सी। फिर इनको फर्दर भी डिवाइड किया है, A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 इस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ए। कॉस्ट ए में क्या क्या चीजों को शामिल किया, इट इंक्लूड ऑल एक्चुअल एक्सपेंसेस इन, CACP की बात करेंगे अभी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस के बारे में भी आपको बताएंगे। देखो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस है, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या काम है, इसका अभी बात करेंगे ना लेक्चर के लास्ट में, 2-3 मिनट में बात कर लेंगे। कॉस्ट ए, इट इज इंक्लूड ऑल एक्चुअल एक्सपेंसेस इन कैश एंड काइंड इनकर्ड इन द प्रोडक्शन बाय द फार्मर। तो कैश में पेमेंट दे रही है, ह्यूमन लेबर को देनी पड़ेगी, तो जो बल्क लेबर है मतलब उनकी जो है, मतलब एक तरह से जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट खर्चा लगता है, प्रोडक्शन में डायरेक्ट खर्चा लगता है उसको अपने किस में रख देंगे, कॉस्ट ए में रख देंगे। इसमें क्या क्या आता है, ह्यूमन लेबर आती है, जो उसके पशु वगैरह है उनकी जो लेबर है वो काउंट होगी, चाहे खुद की है चाहे आप किराए पे लेके जा रहे हो। मशीन पावर है, चाहे आपकी खुद की है चाहे आप किराए पे लेके आ रहे हो, वो जुड़ेगी इसमें। सीड का भी खर्चा जुड़ेगा इसमें, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड का खर्चा जुड़ेगा, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर की मतलब वैल्यू जुड़ेगी इसमें, डिप्रिकेशन ऑफ द इम्प्लीमेशन, जैसे कोई मशीनरी का घिसा हुआ है, मेंटेनेंस जो लग रहा है उसका ना, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह जो भी है, यानी जो मूल्य ह्रास हुआ है ना, कीमत गिरी है उसकी, वो चार्ज भी आएगा, इरिगेशन का चार्ज भी आएगा, जमीन का किराया दे रहे हो आप वो भी आएगा, सॉरी लैंड रेवेन्यू जो आता है, लगान वगैरह जो आता है वो भी आ जाएगा, और कुछ टैक्स वगैरह और भी है, इंश्योरेंस वगैरह वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वगैरह वो भी इसमें सब आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, जो ऐसे अपने मान लो कुछ पैसे उधारे लेके ट्रैक्टर खरीदा या कुछ, उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो, तो सारी कॉस्ट इसके अंदर आ जाएगी ना। ये कॉस्ट जिसमें शामिल कर लेते हैं वो कॉस्ट ए कहलाती है। तो जो एक्चुअल कॉस्ट आती है, वैसे मैंने लास्ट में हिंदी के नोट्स भी रखे हैं, देखो हिंदी के नोट्स में ये भी बताया हुआ, देखो कॉस्ट ए, फार्म मालिक द्वारा फार्म पर उत्पाद कार्य करने हेतु नगद एवं वस्तुओं के रूप में किया गया है, नगद खर्चा भी और वस्तुओं के रूप में किया गया है, दोनों इसमें शामिल होगा ना, तो ये कॉस्ट ए में रखा गया है। नेक्स्ट है कॉस्ट A1,
देखो कॉस्ट सॉरी A2, कॉस्ट A1 क्या थी? जितना हमें खर्चा किया फार्मर में, मैंने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितना खर्चा किया वो तो है ही है, उसके अलावा जो मैंने यहाँ वस्तुएं लगाई है, मेरी जो मशीनरी जो भी थी, उनका भी तो रेंट आएगा ही। तो उनका भी तो मेरा खर्चा तो लगा ही था पहले, तो वो रेंट तो मैं जोड़ूंगा ही उनका। तो वो कॉस्ट A1 थी, है ना, ये थी कॉस्ट A1, जो हमारा खर्चा लगा है पैसे के रूप में, और जो वस्तु लगी है ना, वस्तु का जो बन रहा है, रेंट बन रहा है, हमारे पास नहीं होती, दूसरे से लाते, खर्चा तो होता है ना, वो जोड़ दिया, वो कॉस्ट A1 थी। कॉस्ट A2 क्या है? कॉस्ट A1 प्लस रेंट पेड फॉर लीज लैंड, हमारी जमीन है उसका मत जोड़ो अभी, अगर हमने रेंट पे ले रखी है तो उसका रेंट जो है वो कॉस्ट A1 में जोड़ देंगे तो वो कॉस्ट A2 आ जाएगी। अब बात आती है कॉस्ट B1। कॉस्ट B1 क्या क्या है? कॉस्ट A2 तक जो हमने कॉस्ट निकाले वो तो, प्लस इसके साथ जितनी भी हमने वस्तुएं खरीदी थी उनका रेंट प्लस उनका जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो इंटरेस्ट भी लग रहा है ना, इसमें लैंड को छोड़ दो, जमीन को छोड़ दो, जमीन के रेंट को अपने शामिल, सॉरी इंटरेस्ट को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी वस्तु है उनको खरीदने में जितना इंटरेस्ट लगा था वो भी जोड़ देंगे तो कॉस्ट B1 आ जाएगी। कॉस्ट B2 क्या है? B1 तो है ही है, उसके साथ रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड, हमारी खुद की जमीन है उसका भी रेंट, अगर हमारे पास नहीं होती तो हमें देना तो पड़ता, तो ये कॉस्ट B2 हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट C1, कॉस्ट C1 क्या है? कॉस्ट B1 प्लस ये वाली जो कॉस्ट थी जिसमें हमने हमारी जमीन की जो रेंट है वो छोड़ दिया था ना, तो कॉस्ट C1 क्या है? कॉस्ट B1 प्लस हमारे जो परिवार के 4 लोग 2 लोग जितने भी काम करें उनके काम की वैल्यू भी इसमें जोड़ दें तो कॉस्ट C1 है। कॉस्ट C2 क्या है? कॉस्ट B2 सारे खर्चे, ठीक है, जो हम रेंट पे जमीन ले रखी है उसका भी, हमारी जमीन का भी रेंट, प्लस उसमें जो परिवार के सदस्य हैं वो काम कर रहे हैं उनके काम की वैल्यू भी जोड़ दे तो कॉस्ट C2 हो जाती है, कॉस्ट C2। अब कॉस्ट C3 आती है। कॉस्ट C3 क्या होती है? कॉस्ट C2 तो है ही, प्लस 10% उसके मैनेजमेंट का जोड़ दो आप। C2 जो भी आता है उसको अपने 1.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10% कॉस्ट ऑफ C2 इज एडेड टू कॉस्ट C2। C2 का 10% जो है वो हम किस में जोड़ देंगे? C2 में जोड़ देंगे। दिस इज द रिसेंटली एडेड कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोवाइडेड अलाउंसेस फॉर द मैनेजरिकल फंक्शन। ये मैनेजरिकल फंक्शन के लिए अपने क्या कर रहे हैं? 10% जोड़ रहे हैं। तो ये सारी कॉस्ट मिला के, ये सारी कॉस्ट मिला के कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकलती है, कॉस्ट और कंप्रेसिव कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। तो C3 को ही कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहा जाता है, जी हमारा इतना खर्चा लगता है। तो इस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, जितनी हमारी कॉस्ट लगती है उसके कंपैरिजन में ही हम अपने मिनिमम स्पॉट प्राइस डिसाइड किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो भी कौन डिसाइड करता है? CACP ही डिसाइड करता है। कॉस्ट अपनी होगी उसके हिसाब से ही क्या है? मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो डिसाइड किया जाता है। अब देखो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से अभी इतनी चीजें पढ़े तो आपको आइडिया हो गया होगा। अभी अपने 2-4 मिनट के लेक्चर में और भी कोई बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आने वाली है। नेक्स्ट फार्म बिजनेस इनकम मेजरमेंट। फार्म बिजनेस की जो इनकम है उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? वर्क आउट द फ्लोइंग फार्म बिजनेस इनकम मेजर द और रिटर्न और डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अलग अलग जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से अपने उनकी इनकम की बात करते हैं या रिटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ग्रोस रिटर्न या ग्रोस इनकम। ग्रोस रिटर्न या ग्रोस इनकम क्या होता है? वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट्स प्लस बाय प्रोडक्ट। जैसे हमने गेहूं का प्रोडक्शन किया, वीट का मेन प्रोडक्ट उसका सीड दाना है और उस पे बाय प्रोडक्ट उसका भूसा भी है, स्ट्रॉ भी है। दोनों की मार्केट में वैल्यू क्या है? द मेन प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स आर टू बी inputted taking into the account the actual market price or the village level price prevailed at the time of inquiry। जो भी उनका प्राइस है, मतलब जो प्रोडक्शन हुआ, चाहे मेन प्रोडक्ट है चाहे बाय प्रोडक्ट है, उनकी कीमत के हिसाब से कितनी वैल्यू हो रही है उनकी, उसको अपने ग्रोस रिटर्न बोलेंगे। ग्रोस रिटर्न है वो। फार्म बिजनेस इनकम क्या है? फार्म बिजनेस इनकम है ग्रोस रिटर्न में से कॉस्ट ए निकाल देते हैं, कॉस्ट ए निकाल देते हैं। कॉस्ट ए निकालने का मतलब है जो फार्मर है वो क्या कर रहा है? जमीन का रेंट उसमें नहीं डाल रहा है, खुद की जमीन का रेंट नहीं डाल रहा है,
खुद की जो लेबर है वो नहीं, मतलब पारिवारिक जो मतलब परिवार के सदस्य है उनकी लेबर को साथ में नहीं ले रहा है, मतलब उनकी वैल्यू नहीं निकाल रहा है। प्लस अपने बात करें तो उन्होंने जो उसके कैपिटल है उसके इंटरेस्ट की भी बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ये तो मेरे लगने ही थे, अब मेरे को इससे बचत कितनी, तो वो फार्म बिजनेस इनकम कहलाती है। ऑन फार्म बिजनेस इनकम, ऑन फार्म बिजनेस इनकम का मतलब क्या हुआ जी, इनकम में हमने इसमें से सॉरी जो पहले हमने फार्म बिजनेस इनकम निकाली है उसमें जो रेंट पे जमीन ले रखी है उसको भी हमने रेंट नहीं जोड़ा, वो तो लगा है भाई आपका, वो तो जोड़ ही सकते हो आप। तो अपने क्या करेंगे, ग्रोस रिटर्न माइनस कॉस्ट A2 कर देंगे, यानी जो आपने रेंट पेड किया है वो भी माइनस हो जाएगा, कॉस्ट A2 माइनस कर दोगे तो ऑन फार्म बिजनेस इनकम कहलाएगी। इसमें क्या है कि आपका जितना पैसा गया वो तो गया, उसके बाद जो आपके पास बच गया, जाने के बाद जो बच गया वो आपकी ऑन फार्म बिजनेस इनकम है। इसमें आप अपने घर के सदस्यों की वैल्यू नहीं जोड़ रहे हैं, अपने जमीन की वैल्यू जी नहीं जोड़ रहे हैं, आपके असेट खरीदे थे उसका आज इंटरेस्ट लग रहा है उसको भी नहीं जोड़ रहे हैं, वो ऑन फार्म बिजनेस इनकम है। फैमिली लेबर इनकम, फैमिली लेबर इनकम का मतलब है ग्रोस जो रिटर्न हुआ है आपको उसमें से माइनस कॉस्ट B2 कर दोगे। अब आप आपके फैमिली का रेंट, आपकी जमीन का रेंट, किराए की जमीन का रेंट, आपके जो असेट है उनका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सब आपने माइनस कर दिए। वो सब माइनस करने के बाद जो आपकी इनकम है वो फैमिली लेबर इनकम, सारे परिवार की मिला के इनकम हो गई ना, ये फैमिली लेबर इनकम। नेट इनकम क्या है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी कॉस्ट सी को किससे, ग्रोस रिटर्न से माइनस कर देते हो तो वो नेट इनकम आती है। जितना खर्चा लगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, एक्सप्लिक्ट है इनप्लिक्ट है जैसा भी है, उन सबको माइनस कर दिया ग्रोस रिटर्न में से। अब आपके इन हैंड जो पैसा होगा, मतलब आप कैलकुलेशन में जो पैसा दिखाओगे वो नेट इनकम का होगा। नेक्स्ट है फार्म इन्वेस्टमेंट इनकम, फार्म बिजनेस इनकम। फार्म बिजनेस की जो इनकम है माइनस इंपुटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, इसमें से अपने क्या है जो फैमिली लेबर है उसकी वैल्यू निकाल देंगे तो ये फार्म इन्वेस्टमेंट इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो ये 6 तरह की इनकम होती है। ठीक है, तो ये 6 तरह की अपने अलग अलग इनकम। अब तो मैंने पीछे इंग्लिश में स्लाइड दे रखी थी, उसका सबका सारांश यहाँ हिंदी पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना, उसके अलावा जॉइंट कॉस्ट, इम्प्लिक कॉस्ट, एक्सप्लिक कॉस्ट। एक जॉइंट कॉस्ट का हमने पीछे डिस्कस नहीं किया, तो जॉइंट कॉस्ट क्या होते हैं, जब दो चीजें एक साथ प्रोड्यूस की जा रही हैं, एक दूसरे के मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है ना। जैसे गेहूं के साथ क्या होगा, भूसा उत्पादन होगा, तो गेहूं और भूसा दोनों को उत्पादन करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो क्या है, जॉइंट कॉस्ट कहलाती है। एक होती है कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट क्या होती है, फार्म पे आप गेहूं प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ मस्टर्ड कर रहे हैं, उसके साथ चना कर रहे हैं, इन सब के लिए जो कॉस्ट अपनी लग रही है उसको अपने क्या बोल देते हैं, कॉमन कॉस्ट बोल देते हैं ना। जिनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, इरिगेशन वाटर की कॉस्ट है, सबके लिए कॉस्ट पे कर रहे हैं अपने, तो वो क्या हो जाएगी, कॉमन कॉस्ट। जिस कॉस्ट को अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग आउटपुट के लिए अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या है, कॉमन कॉस्ट। और एक दूसरे के जो पूरक है एक तरह से ना, गेहूं के साथ दाने के साथ भूसा तो उत्पादन होगा, उसके लिए जो कॉस्ट लग रही है अपने उसको जॉइंट कॉस्ट बोल देते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक्स कॉस्ट होती है एक्सप्लिक कॉस्ट और इम्प्लिक कॉस्ट, दोनों को मिला के अपने क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट बोल देते हैं। ये फॉर्मूले हैं बहुत ही काम आने वाले, पीछे भी बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला, एवरेज कॉस्ट का, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, ये अपने पीछे पढ़ चुके हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये भी हो चुकी है ना। ग्राफ किस तरह से इनका क्या कुछ होता है वो भी यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। ये अपने A1, A2, B1, B2 है ना, ये निकाल रखे थे। तो ये यहाँ पे अपने अलग अलग तरह की कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है। अपने बात कर रहे थे कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, है ना। तो ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में हुई थी। और इसका जब 1965 में स्थापना हुई थी तब इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। बाद में 1985 में 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम चेंज कर दिया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया, है ना। तो ये क्या है, इसका जो अटैच ऑफिस है वो, मतलब इसका जो हेड ऑफिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ अटैच है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक क्या है, डिसेंट्रलाइज एजेंसी है, जो मतलब क्या करती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन डिसाइड करती है, और मिनिमम स्पॉट प्राइस है वो डिसाइड करती है। आपने मिनिमम स्पॉट प्राइस पढ़ते हो ना हर साल, तो वो डिसाइड किया जाता है, वो CSCP द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आज के लेक्चर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, 101% आएगा,
थैंक यू। एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब।